So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter and that is Ohm's law. तो आज हम क्या करेंगे? Ohm's law की बात करेंगे. Ohm's law का मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे और हम क्या करेंगे आज? तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या करेंगे? प्रूव करेंगे. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास बाय रिकॉलिंग द प्रीवियस लेक्चर. सो इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी. दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और हमने क्या किया था? तो ये वी डी इज इक्वल टू ई, दैट इज स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाय एम. ये क्या किया था? इक्वेशन डिराइव किया था. दैट इज यहाँ पे ये जो कैपिटल ई होता है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. स्मॉल ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड टाउ ये क्या होता है? तो रिलैक्सेशन टाइम होता है. और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? तो इसके बारे में हमने क्या किया था? लास्ट कुछ लेक्चर्स में बात की थी. दैट इज इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड एम क्या होता है? तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है. और हमने क्या किया था? तो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा था. दैट इज आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. ये क्या होता है? तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यहाँ पे ये जो आई होता है वो करंट होता है और वी डी क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है. ये दोनों इक्वेशन हमने डिराइव किए थे लास्ट कुछ लेक्चर्स में और बहुत अच्छे से डिटेल में इनको क्या किया था? डिराइव किया था. आज हम क्या करेंगे? तो इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करके ओहम्स लॉ दैट इज वी इज इक्वल टू आई आर ये क्या करेंगे? प्रूव करेंगे. तो ठीक है, यहाँ पे मैंने ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा है. दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the end of the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor provided that all the physical quantities are constant. इसका मतलब क्या? तो जो आप क्या करते हो? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो इस कंडक्टर के अक्रॉस, वो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगा. दैट इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the end of the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor. और देखो यहाँ पे मैंने और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है. दैट इज प्रोवाइडेड दैट ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट. इसका मतलब क्या? तो देखो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, अब फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? तो वो होती है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. ये आपको क्या करना होगा? कांस्टेंट रखना होगा. तभी क्या होगा? आपका ओहम्स लॉ एप्लीकेबल होगा. अब ऐसा क्यों? तो देखो जब आप क्या करते हो? वॉल्यूम की इंक्रीज करते हो. तो अगर आपने क्या किया? वॉल्यूम की इंक्रीज किया तो एरिया भी इंक्रीज होगा. और अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मतलब क्या? तो रेजिस्टेंस और एरिया के बीच में इनवर्स रिलेशन है. तो अगर क्या होता है? एरिया इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. ये आपने क्लास 10th में या फिर 9th में पढ़ा होगा. दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अब अगर आप क्या करते हो? तो वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो एरिया इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? करंट इंक्रीज होगा. इसका मतलब क्या? तो आपका ओहम्स लॉ ब्रेक होगा. इसीलिए आपको क्या करना होगा? एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना होगा. और अगर आप क्या करते हो? टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा? देखो तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसकी वजह से क्या होगा? तो वो रैंडम मोशन में चले जाएंगे. और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? तो रैंडम मोशन कर रहे हैं. और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? करंट डिक्रीज होगा. और फिर से एक बार क्या होगा? आपका तो ओहम्स लॉ ब्रेक होगा. इसीलिए यहाँ पे ये बोला जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है. दैट इज प्रोवाइडेड दैट ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट. तो ये होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ. या फिर आप क्या कर सकते हो? तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हो. तो वो कैसे? तो देखो ये जो लाइन होती है ना, प्रोवाइडेड दैट ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, इसको पहले लो. कैसे? तो फॉर अ फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the end of the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor. तो आप इस तरह भी क्या कर सकते हो? ओहम्स लॉ को लिख सकते हो. तो देखो अब हम क्या करते हैं? तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं. अब देखो उसके लिए हम क्या करने वाले? तो ये दो इक्वेशंस का यूज करने वाले. कैसे? तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ये हम क्या करेंगे? तो इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. मतलब यहाँ पे जो वी डी की वैल्यू है वहां पे हम क्या करेंगे? तो इक्वेशन नंबर 2 दैट इज वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाय एम, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दैट इज आई इज इक्वल टू एम ई ए एज इट इज. वी डी के जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाय एम. सो दैट इज एन एज इट इज ई इंटू ई, ये क्या होगा? ई स्क्वेयर. ए एज इट इज कैपिटल ई
टाउ डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू आई। और देखो अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे ई की जगह पे वी बाय एल सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट इज ई इज इक्वल टू वी बाय एल। अब ऐसा क्यों, तो देखो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होगा, दैट इज चेंज इन द पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज चेंज इन द पोटेंशियल विथ डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो माइनस साइन होता है वो क्या इंडिकेट करता है, तो द पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसका यूज करके हमने क्या किया है, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू वी बाय एल सब्स्टिट्यूट किया है। तो देखो ये इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखो I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए एज इट इज, और यहाँ पे हमें E की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो V बाय एल सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो V एंड टू एज इट इज डिवाइडेड बाय M एज इट इज एंड L। तो हमने क्या किया, तो बस यहाँ पे E की जगह पे V बाय एल सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब हम क्या करने वाले, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। मतलब कैसे, तो देखो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स v को मल्टीप्लाई है वो क्या कर देंगे, इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो होगा क्या, तो जो टर्म्स यहाँ पे v को मल्टीप्लाई है दैट इज एन ई स्क्वायर ए एंड टू, ये सभी क्या होगी, आई को डिवाइड होगी। और जितनी भी टर्म्स v को डिवाइड है दैट इज m इंटू एल, ये क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, तो देखो दैट इज v इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए टू इंटू आई। हमने क्या किया, तो जितनी भी टर्म्स v को यहाँ पे मल्टीप्लाई थी वो इस तरफ जाके i को डिवाइड कर दी, और जितनी भी टर्म्स v को डिवाइड थी यहाँ पे जाके क्या कर दिया, i को मल्टीप्लाई कर दी। तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब ठीक से देखो, ये जो सारी टर्म्स है जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, सभी कांस्टेंट है। देखो m कांस्टेंट है, दैट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, l दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n दैट इज नंबर डेंसिटी, e दैट इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, a दैट इज एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड टू दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। ये सभी टर्म्स क्या है, तो कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सारी कांस्टेंट टर्म्स है इनको हम क्या कर देंगे, तो a के कांस्टेंट से डिनोट करेंगे, दैट इज r। सो r इंटू आई इज इक्वल टू v, वेयर r इज इक्वल टू, तो हमने क्या किया, तो ये जो ब्रैकेट में सभी कांस्टेंट है उसके लिए क्या किया, तो एक ही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज रेजिस्टेंस R। तो R इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए टू। और आपको एक चीज पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, दैट इज ये क्या होता है, तो ये होता है रेजिस्टेंस, दैट इज R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यहाँ पे रो क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी होती है, L क्या होता है, तो लेंथ होती है, एंड A क्या होता है, तो एरिया होता है। अब अगर हम क्या करते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो देखो, तो रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टू। तो अगर हम क्या करते हैं, तो ये दोनों इक्वेशंस कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो रेजिस्टिविटी मिलती है, दैट इज m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टू। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द करंट, एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द करंट। ये डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में। अब देखो यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आई। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और हमें क्या करना था, तो यही प्रूव करना था, दैट इज वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और देखो कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो सारी टर्म्स है वो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो हमेशा याद रखो कि कभी भी करंट बढ़ने से वोल्टेज नहीं बढ़ता, जब आप क्या करते हो, वोल्टेज बढ़ाते हो तभी करंट बढ़ता है। तो ये होता है आपका ओहम्स लॉ। अब हम क्या करते हैं, तो इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करके J इज इक्वल टू सिग्मा ये प्रूव कर देते हैं, दैट इज इसी को हम क्या बोलते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ भी बोलते हैं। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, तो ये दो इक्वेशन का यूज करके ही क्या करूंगा, वो इक्वेशन प्रूव कर दूंगा। और देखो आपका जो इक्वेशन ना
वो यही तो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंजेस यहाँ से होंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो आपकी इक्वेशन क्या मिलेगा, तो आई बाई ए इज इक्वल टू एन स्मॉल ई स्क्वायर इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाय एम। और ये जो I बाई ए होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, तो करंट डेंसिटी बोलते हैं। दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ करंट टू एरिया। दैट इज इसको हम क्या बोलेंगे, तो करंट डेंसिटी, दैट इज J बोलेंगे। सो J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। दैट इज J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम इंटू ई। अब देखो ये जो टर्म है उसके लिए मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो देखो J इज इक्वल टू 1/रो इंटू ई। अब ये मैंने कैसे लिखा, तो देखो यहीं पे रो है, अगर मैं क्या करता हूं तो इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, तो देखो दैट इज 1/रो इज इक्वल टू 1/m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। अब होगा क्या, तो एन ई स्क्वायर टाउ ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो होगा क्या, तो एन ई स्क्वायर टाउ ये क्या होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। दैट इज 1/रो इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम। हमने क्या किया है, तो बस ये वैल्यू दैट इज एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू 1/रो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। और देखो ये जो टर्म होती है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, तो कंडक्टिविटी बोलते हैं। दैट इज सिग्मा इंटू ई। दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा। और हमें क्या करना था, तो बस ये इक्वेशन प्रूव करना था। दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब मैं क्या करता हूं, तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूं, तो उसके लिए ये सब हटा देता हूं। तो देखो दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा ई, हमें यही रिलेशन प्रूव करना था। दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, तो वो होता है कंडक्टिविटी, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।